आर्य जी, रोड सभा के प्रधान श्री नसीब सिंह जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए तीनों पार्टियों के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, हजारों की संख्या में आए हुए करनाल लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, 25 मई को चुनाव होना है। फैसला आपने करना है। वोट आपका है, मत और विश्वास आपका है। वोट डालने और वोट डलवाने से पहले अपने और पराये की पहचान करना, कौन आपका अपना है, कौन आपका वोट लूटने के लिए आया हुआ है। साथियों, 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का राज इस देश में रहा। उससे पहले कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था। लोगों ने कांग्रेस से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके वादों के ऊपर विश्वास करके इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया। भाजपा ने अपने वायदे पूरे करने की बजाय आप लोगों पे, इस देश के सामने इस तरह के फैसले लिए जिससे आम आदमी देश का परेशान हो गया। आज साथियों, हर व्यक्ति की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए। ये जो बारी बारी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे, मैं हरियाणा प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र से होकर के आया हूं। मैं हजारों गांवों में लोगों से मिलकर के आया हूं। लोगों का फैसला है कि हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का फैसला लिए हुए हैं। साथियों, वायदे बहुत बड़े बड़े किए थे। वायदा किया था, कांग्रेस ने इस देश से धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया है, उस पैसे को वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख दे देंगे। वायदा किया था और कहा था किसान को एमएसपी का कानून बना करके देंगे। 2022 में किसान की फसल की आय 2 गुना कर देंगे। आय 2 गुना करने की बजाय, कानून बनाने की बजाय 3 काले कानून बनाए थे। जब ये काले कानून बनाए गए थे, इन कानूनों का विरोध सबसे पहले कुरुक्षेत्र की नगरी में हुआ था, पीपली के अंदर किसान महापंचायत में हुआ था। और वहां से जो विरोध शुरू हुआ, एक समय ऐसा आ गया था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का किसान इकट्ठा हुआ और सारे किसान ने इकट्ठे होकर के दिल्ली के चारों तरफ जो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं, उन पे लाखों की संख्या में बैठ करके तीनों काले कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया था। नतीजा ये निकला, जो बारी बारी कह रहे थे कानून बदले नहीं जाएंगे, जो बारी बारी कह रहे थे फैसला ले लिया, लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अब बिल वापिस नहीं होंगे। लेकिन देश के किसान ने भी फैसला ले लिया था कि जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे हम मर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे।
750 से ज्यादा किसानों ने बॉर्डर पे बैठ करके शहादत देने का काम किया। 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आई कि किसान मर सकता है, घर वापसी तब तक नहीं करेगा जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, 13 महीने के बाद मोदी टेलीविजन पे आए और आके कहने लगे मैं किसान को समझा नहीं इसका। आकर के कहने लगे मेरे से भूल हो गई, मैं मेरे द्वारा बनाए गए तीनों कानून वापस लेता हूं। और हमारे से फिर वायदा कर दिया था कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं है, इसकी वजह से किसान आज भी परेशान है। मोदी जी ने वायदा किया था महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार जो 4.5 वर्ष चली थी, उसने लगातार हरियाणा प्रदेश को 4.5 वर्ष में लूटने का काम किया। 19 से ज्यादा घोटाले किए, जहां महंगाई बढ़ाई वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा दिया। साथियों, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी को 1 नंबर पे ले जाने में भाजपा ने हमारे बच्चों को नौकरी और रोजगार देने की बजाय विदेशों में जाने के लिए बेबस कर दिया। जहां भ्रष्टाचार बढ़ा, जहां बेरोजगारी बढ़ी, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा और अपराध बढ़ा दिया। आज किसान दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आप हजारों की संख्या में आए हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस सरकार को बदलना चाहते हो? अगर बदलना चाहते हो तो जोर से बोल करके कहो कि हम 25 तारीख तक, जब तक सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, अपने पराये की पहचान कराएंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे। मेरे साथ हाथ खड़ा करके को सरकार बदलेंगे। साथियों, आज जो इनके सामने चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, दोनों आपस में मिलकर के नूरा कुश्ती करके इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो कांग्रेस की अपने आप को ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के सर्वोसर्वा हैं, ये लोग हरियाणा प्रदेश को, ग्रामीण अंचल में बसने वाले व्यक्तियों को खत्म करने पे उतरे हुए हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, आज पूरे प्रदेश के अंदर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि चाहे वो एनसीपी का उम्मीदवार है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कहीं उम्मीदवार है, वो केवल और केवल भाजपा की मदद करना चाहते हैं। मैंने एक खुला चैलेंज दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, खुल करके कांग्रेस के लोगों से कहा है कि आप खुले मंच पे आओ, डिबेट करो, सार्वजनिक रूप से मेरे साथ बैठ करके या तो आप ये साबित करो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके कांग्रेस को मारना चाहते हैं, और या फिर हम ये साबित कर देते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। हुड्डा भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा को कहीं बचाने के काम में लगा हुआ है। आपके सामने है, एक दिन कांग्रेस की एक लिस्ट आई थी, जिस लिस्ट के अंदर वीरेंद्र मराठा जी का भी नाम आया था, लिखा हुआ था कि वीरेंद्र मराठा करनाल से चुनाव लड़ेंगे। मैंने इनका नाम पढ़ने के बाद प्रेस के लोगों को बुला करके कहा था कि हमारा कांग्रेस से तो कोई वास्ता और रिश्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि वीरेंद्र मराठा जी को, जो एनसीपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनका स्वभाव हमसे मिलता है, जो इस मनोहर लाल खट्टर को हराने में सक्षम है, हम अपनी पार्टी की तरफ से बिना किसी शर्त के इनको समर्थन देंगे और जिताने का काम करेंगे। साथियों, मेरे ऐलान के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को पचा नहीं पाया, अगले दिन ही उस लिस्ट को फेक लिस्ट बता करके
जा करके अपने आकाओं के सामने अड़ करके बैठ गया और कहने लगा कि अगर वीरेंद्र मराठा को टिकट दिया गया तो फिर आप मेरा इस्तीफा ले ले, मैं छोड़ करके जा रहा हूं। वो केवल मनोहर लाल खट्टर कैसे जीते उसके सामने कांग्रेस पार्टी का कमजोर कैंडिडेट उतारना चाहता था। आज एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट दे करके आपके इलाके में उतारा है जिसका करनाल से कोई वास्ता नहीं है, जो गुहाना का रहने वाला है। आज साथियों मौका है अपने और पराये को पहचानने की। ये दो ऐसे लोग आपके बीच में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं जिनका करनाल से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, फिर भी करनाल के लोगों ने विश्वास करके इस मनोहर लाल को 2 बार यहां से जिताने का काम किया था। लोगों ने यह सोच करके जिताया था कि मनोहर लाल को वोट नहीं दे रहे, हम बनने वाले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल करनाल जिले का काया पलट करेगा, लेकिन काया पलट करने की बजाय इस मनोहर लाल ने ऐसे फैसले लिए इस हरियाणा प्रदेश में कि जो भी कोई धरना और प्रदर्शन होता था, जो कभी चंडीगढ़ में हुआ करते थे सरकार के खिलाफ, लोगों ने चंडीगढ़ छोड़ करके करनाल को धरना स्थली बनाने का काम किया। 10 साल लगातार हरियाणा प्रदेश का जो भी व्यक्ति सरकार से दुखी होता था वो करनाल में आकर के धरना और प्रदर्शन करता था। यहाँ पे इस तरह के हालात मनोहर लाल ने पैदा कर दिए थे कि कोई आदमी ठीक तरह से ट्रैफिक से निकल नहीं सकता था। चारों तरफ जाम कर दिया इस सिटी को, जहाँ सीएम सिटी होना चाहिए था वहाँ जाम सिटी बनाने का काम किया। अब मौका है साथियों, एक तीर से 2 शिकार करो, एक वोट से 2 का काम तमाम करो। आपने केवल और केवल एनसीपी के उम्मीदवार के पक्ष में जो इनका चुनाव निशान तुर्रा बजाता है, ये तुर्रा अपने तब बजता है जब कोई भी घर में हम शुभ काम करते हैं उससे पहले तुर्रा बजाते हैं। आपने भी तुर्रा बजा करके शुभ काम करके इन दोनों को सबक सिखाना है और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और एनसीपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनानी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आज से जो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्य करता है उसकी मैं जिम्मेवारी लगाता हूं, पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगाता हूं कि 2-3 दिन शेष आपके पास बचे हैं। आज का दिन दोपहर का समय निकल चुका है। साथियों आज से ही जाओ, केवल और केवल हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए, हमारी लड़ाई एक ही होनी चाहिए। हमें एक एक बूथ जीतना है। अपने अपने बूथ पे जा करके अपने अपने साथियों से मिलो, अपने अपने गांव को डोर टू डोर करो, अपने शहर के वार्डों में डोर टू डोर जाओ, मोहल्लों में लोगों से जा करके मिल करके डोर टू डोर संपर्क करके अगले 2 दिन में इस तरह की फिजा खड़ी कर दो कि हर आदमी की निगाह एनसीपी के उम्मीदवार की तरफ चली जाए। हर आदमी को लगे कि हमारा अपना लोकल भाई है जिसको हमारा जिताना जिम्मेवारी है। आप जिता करके भेजो, फिर देखना किस तरह से कुरुक्षेत्र की काया पलट होती है, किस तरह से इस आपके करनाल की काया पलट करने का काम करते हैं। जहां आप मेरी मदद कर रहे हो वहीं साथियों मेरी आपसे एक अपील है कि आपका जो भी कोई भाई बंद रिश्तेदार कुरुक्षेत्र में है आप उनसे भी कहें और कुरुक्षेत्र के अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव निशान पे निशान लगवा करके वोट करवाने का काम करें। हम मिलकर के प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश का भविष्य बदलने का काम करेंगे। यही बात आपके बीच। एक आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दूसरे आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये चुनाव की सभा है, इसमें सिर्फ कार्यकर्ता गण आए हैं और मैं अपने माननीय शरद पवार जी से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा है वो 1,000 वोट के बराबर है। मैंने आपकी तरफ से माननीय शरद पवार जी के ध्यान में ये बात ला दी है कि आज हम 5.5 से लेके 6 लाख वोटों के बीच में खड़े हैं और 3 दिन के अंदर अंदर हम
इन वोटों की संख्या बढ़ा के 8 लाख तक करने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने आपकी तरफ से इनको तसल्ली दी है मेरे भाइयों कि इस बार करनाल की लोकसभा की सीट माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम 3 से लेके 5 लाख तक वोटों से हम उनको हरा के यहाँ से भेजेंगे। मैंने माननीय शरद पवार जी के ध्यान में ये बात भी लाई है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक असमंजस की स्थिति पैदा करने के लिए हमारे बीच में उतारे थे, हमने 10-12 दिन का कैंपेन चला के उनके अभियान को बिल्कुल नीचे बैठा दिया है और आज उनकी जमानत जब्त हो रही है। मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद, मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद, मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद। और जैसे हमारे माननीय अभय सिंह चौटाला जी अपने कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगा के गए हैं कि आपने दिन रात एक करना है, इसलिए मैं भी आपका ये निवेदन आज मेरे करबद्ध प्रार्थना है, आप भी अपना टेलीफोन निकालें और भाई अपने सारे रिश्तेदारों को और सारे भाई बंधुओं को जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आते हैं सबको टेलीफोन करेंगे और माननीय अभय सिंह चौटाला की विजय लाखों लाखों वोटों से सुनिश्चित करेंगे। हमारी सीटें दोनों निकल रही हैं, दोनों सीटें निकलते ही इस बार 4-5 महीने बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे, मैं माननीय शरद पवार जी के भी ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ, 100% हरियाणा में हम दोनों मिलके अनेलो और एनसीपी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा और माननीय अभय चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद। मैं इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जितने भी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के अधिकारी और हल्का स्तर के अधिकारी, जोन स्तर के अधिकारी जो आज यहाँ पर आए हैं, इनका सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा सबका हौसला बढ़ाया है। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, एक बार फिर आपको मैं शरद पवार जी के सामने एक बात जरूर रखना चाहूँगा जो मैं हर सभा में रखता आया हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यहाँ पर एक रिफाइनरी है करनाल और पानीपत के बीच में। इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रिफाइनरी लगाते समय वादा किया था कि हम करनाल के लोगों को तरजीह देंगे और यहाँ पर एंसेलरी यूनिट लगाएंगे। जब भी प्रधानमंत्री माननीय शरद पवार जी इस बार बने, वह एंसेलरी यूनिट यहाँ पर हमारे लगने चाहिए, करनाल के लोगों को उनके तरजीह मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को नौकरी में उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं माननीय शरद पवार जी से एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा के लोग इन टोल टैक्स बैरियरों से बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा से इन टोल टैक्स बैरियरों को जरूर स्टेट से बाहर करें, ऐसा मेरा इनसे निवेदन है। और मैं आप सबकी तरफ से एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम दिन रात एक कर देंगे, करनाल की सीट निकालेंगे, कुरुक्षेत्र की सीट निकालेंगे और जून के महीने में माननीय शरद पवार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं धन्यवादी हूँ सर्वहित पार्टी का, शिरोमणि अकाली दल का, जिन्होंने हमें समर्थन दिया है और जिनकी तरफ से मैंने अभय सिंह चौटाला जी से मेरी बात हो रही थी। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आना था आज, लेकिन वह जल्दी आपके सामने एक वीडियो जारी करने जा रहे हैं जिसमें सरदार सुखबीर सिंह बादल सीधा सिख भाइयों से अपील करेंगे कि इस बार एक एक वोट माननीय शरद पवार जी जो हमारे सबसे बड़े किसान नेता हैं हिंदुस्तान के, उनकी पार्टी के उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा को पड़नी चाहिए। मैं माननीय शरद पवार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। 2000 किलोमीटर से चल के
आप लोगों के प्यार में ये समय निकाल के, इतना व्यस्त समय सबका जबकि चुनावों के दिनों में चल रहा है, आज आपके बीच में आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। आज हमें इनका आशीर्वाद मिलेगा और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम करनाल की लोकसभा की सीट निश्चित रूप से 3 से लेके 5 लाख तक वोटों से जीत के आपके हवाले कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वहित पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। अब आपके बीच में इस देश के सबसे बड़े किसान छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, वंचित समाज की आवाज और भारत की राजनीति के चाणक्य भावी प्रधानमंत्री सर चंद्र पवार जी, जिनको आप टीवी पर देखते थे और सोचते थे कि शरद पवार जी जो है कि हमसे भी मिले ताकि हमें भी जो है कि कुछ करने की जो है कि वो लालसा हो। आज साथियों, माननीय शरद पवार जी जो है कि आज आप लोगों के बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद। आज के हम सब के साथी और इसी क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो पिछले 2 जनरेशन से हरियाणा के किसानों की सेवा करने में रहे हैं, आज मराठा वीर वर्मा जी, उनके साथ काम करने वाले सभी साथी, मंच पर बैठे हुए अन्य सहयोगी पार्टी के नेतागण, बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि 6 महीने पहले इसी जगह पर एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन हुआ था और जिसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र मराठी जी ने ली थी। उसी सम्मेलन में मैंने वायदा किया था कि आपकी समस्या की हल करने के लिए आज एक मजबूत नेता की आवश्यकता है और ये काम पूरा करने के लिए वीरेंद्र मराठी के सामने आए हैं। हमारा सब सहयोग, हमारी शक्ति, हमारी ताकत उनके साथ रहेगी और मुझे खुशी है कि ये मौका आज हम सब के सामने आया है। देश का चुनाव हुआ, देश के कई हिस्सों में चुनाव की जो स्थिति है इसमें बदलाव दिख रहा है। आज मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। मुंबई में आखिरी चुनाव कल हुआ था, महाराष्ट्र का चुनाव पूरा हो गया, देश के कई राज्यों का चुनाव पूरा हो गया, मगर कई राज्यों में अभी तक चुनाव है और इसमें हरियाणा का भी नाम आता है। ये चुनाव देश के लिए और ख़ास तौर पर देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग में रहने वाले हमारे बहन और भाई, इनके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि पिछले 10 साल हम लोगों ने एक राज देखा जिस राज का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और उनके साथी करते थे। जो इससे पहले अभय चौधरी जी ने कहा कि उसी सरकार के नेता लोगों ने कई वायदे किए थे मगर ये वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए, किसानों को, नौजवानों को धोखा दे दिया और इसलिए
हम सब की ये जिम्मेदारी है कि देश में यह मौका देखकर परिवर्तन कैसा होगा इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, कदम उठाना होगा। जिसका जिक्र यहाँ किया गया है इससे पहले कि आप जानते हैं कि पिछले साल हरियाणा के आपके कई भाई बहनों, पंजाब के हमारे साथी बहनों, राजस्थान या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से से कई किसान देश के राजधानी में आए थे समस्या देश के सामने रखने के लिए, प्रधानमंत्री के सामने रखने के लिए। यह आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई दिल्ली में आना चाहता है, अपनी समस्या देश के सामने रखना चाहते, इसमें रुकावट लाना, पाबंदी लाना, यह स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मगर ये मोदी सरकार ने ये सब किसान वहाँ आने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको दिल्ली के सीमा पर रोक गया। किसान भी जिद्दी थे, 1 साल तक वहाँ बैठे, उन्होंने ये देखा नहीं कि बारिश की स्थिति है या ठंड की स्थिति है या और कोई स्थिति है। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जब तक जो कुछ काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे वो वापिस नहीं लेते तब तक हम यहाँ से दूर जाएंगे नहीं। ये भरोसा उन्होंने पूरे देश के नेता लोगों को कहा और मुझे खुशी है कि कितनी भी ताकत भारत सरकार की हो, ये ताकत किसानों के सामने अपनी ताकत दिखाई नहीं सकी। अल्टीमेटली भारत सरकार को वो 3 काले कानून दूर रखने पड़े और किसानों की बातों के बारे में बातचीत करने की प्रयास उन्होंने शुरू किए। आज क्या स्थिति है? आज देश में एक अलग स्थिति पैदा हुई है। देश की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी जी इन लोगों के हाथ में हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब देश के हर कोने से हजारों लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूती से खड़े थे देश को आज़ादी मिलाने के लिए। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, अपना जीवन का अच्छा समय दे दिया और 1947 में ये देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद इस देश किस लाइन पर चलेगा इस पर बहस हो गया और ये देश प्रजातंत्र के रास्ते से चलेगा ये बात तय हो गई। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, आज के लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई नेता लोगों ने प्रजातंत्र का यह रास्ता का स्वीकार किया और देश को आगे ले जाने की ये कोशिश की। आज हम क्या देखते हैं? ये प्रजातंत्र के वजह उड़ाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। मैं दो ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं झारखंड नाम का एक छोटा राज्य, झारखंड आदिवासी का राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी है। यह आदिवासी मुख्यमंत्री ने अपनी राज्य की कुछ समस्या हल करने के लिए भारत सरकार कुछ कदम उठाते नहीं और इसीलिए इनके खिलाफ कुछ बातें फर्जी की। ये बातें शायद भारत सरकार के खिलाफ थी। प्रजातंत्र में अपनी बातें रखने का अधिकार है, मगर नरेंद्र मोदी के सरकार ने वही मुख्यमंत्री को पीछे 1 साल से जेल में रखा है, उनको अपनी बातें कहने का अधिकार नहीं दिया। आप जानते हैं कि देश की राजधानी वहाँ अरविंद केजरीवाल वो चीफ मिनिस्टर है,
उन्होंने वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में जो कुछ सुधार कर सकते हैं वो सुधार करने के लिए प्रयास किया। वो जो काम करना चाहते हैं इसमें भारत सरकार का सहयोग नहीं था, इसीलिए भारत सरकार के खिलाफ कुछ बातें उन्होंने कही तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा और उनको वहाँ काम करने का अधिकार नहीं दिया। एक अच्छी बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब तक ये चुनाव है तब तक जेल से बाहर जाकर अपनी बात कहने का अधिकार दिया, इसीलिए वह आज बाहर है। मगर मुझे पूरा विश्वास है यही मोदी जी की सरकार रहेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें भी जेल में जाना पड़ेगा। और जो सरकार, जो हुकूमत जेल के रास्ते पर जाने पर भरोसा रखते हैं, ये एक तरफ से हुकुमशाही, डिक्टेटरशिप, इस रास्ते पर जाने का काम उन्होंने शुरू किया है। इस देश के कई लोगों ने अपने जीवन की स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे वो कीमत देने की तैयारी रखी, वो सब ये डिक्टेटरशिप इस देश में कभी मानेंगे नहीं। और इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर, ये भारतीय जनता पार्टी हो, उनके बाकी साथी है, उन सब को अपनी जगह से दूर करके आपको, जैसे एनसीपी करनाल की जो रैली है इसमें वीरेंद्र मराठा जी को भारी वोटों से चुन कर लाना, ये आपका मेरा फर्ज है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बात ऐसी है कि हम सब लोग अपोजिशन को लोगों को साथ लेकर बैठते थे, हमने बातें की, एक इंडिया अलायंस बनाने की बात भी हमने की। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ वीरेंद्र मराठी जी को हम उसी रास्ते पर ले जाने के लिए चाहते थे और इसीलिए यह अलायंस का कैंडिडेट, गठबंधन का कैंडिडेट, इसी रास्ते से हम वीरेंद्र जी मराठा को आपके सामने लाना चाहते थे। मगर कुछ चंद साथियों ने इसका स्वीकार नहीं किया। भले उसका स्वीकार उन्होंने करो या न करो, मगर हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जी ये रियल अलायंस कैंडिडेट है, ये सच्चे कैंडिडेट है और इसीलिए उनको भारी वोटों से आपको जिताना ये आपका फर्ज है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उनको जिताइए। जो हरियाणा की समस्या लेकर पार्लियामेंट में आएंगे वो अकेले नहीं रहेंगे, हम सब की ताकत उनके साथ रहेगी यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए। और इसीलिए आप उनको भारी वोटों से जिताकर देश के पार्लियामेंट में आप सभी इसका एक प्रतिनिधि के रूप से भेजिए और ये काम आप करेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। शरद पवार जिंदाबाद।